कहानी की शुरुआत होती है जॉन नाम के एक शख्स से, जो अपनी पत्नी और छोटे से बेटे के साथ एक खुशहाल घर बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन असलियत थोड़ी अलग थी। जॉन का बेटा डायबिटिक पेशेंट था, जिसे हर वक्त खास देखभाल की जरूरत रहती, और ऊपर से जॉन के अपनी पत्नी के साथ रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे थे। दोनों के बीच अक्सर अनबन रहती। आज जॉन के बेटे का बर्थडे था। जॉन ने मन ही मन तय कर लिया था कि आज चाहे जो हो जाए, वो घर जाकर अपनी पत्नी से नरमी से पेश आएगा और किसी भी तरह का कोई झगड़ा नहीं करेगा। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसकी वाइफ वर्कआउट कर रही है। जॉन बिना किसी बहस के उसके पास गया और बड़े प्यार से बात करने लगा। अपने मम्मी पापा को इस तरह खुश देखकर उनका बेटा भी खिल उठा। तभी उनके कुछ पड़ोसी भी बर्थडे की खुशियों में शामिल होने घर आ गए। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश हुई। पता चला कि अंतरिक्ष से एक बहुत बड़ा कॉमेट यानी उल्कापिंड धरती की तरफ बढ़ रहा है। खबर थी कि यह सीधा बरमूडा ट्रायंगल में जाकर गिरेगा, जिसकी वजह से पैदा होने वाली खतरनाक लहरें दूर दूर तक तबाही मचाएंगी। माहौल में बेचैनी बढ़ने लगी। जॉन ये सब देखने के लिए जैसे ही घर के बाहर निकला, तभी दूर से एक जोरदार हवा का झोंका उसकी तरफ आया। ये वही शॉकवेव थी जो बरमूडा ट्रायंगल में उस उल्कापिंड के गिरने से पैदा हुई थी। हवा का दबाव इतना भयानक था कि उसने जॉन को हवा में उछालकर दूर फेंक दिया। अगले ही पल पूरे घर में चीख पुकार मच गई। खिड़की और दरवाजों के शीशे चकनाचूर होकर गिरने लगे। घर के अंदर मौजूद पड़ोसी बुरी तरह सहम गए। सबको समझ आ गया था कि अब दुनिया पर कोई बहुत बड़ी आफत आने वाली है। इसी अफरा तफरी के बीच जॉन के फोन पर एक मैसेज आया। ये कोई मामूली मैसेज नहीं था। उसे बताया गया कि उसके परिवार को एक खास सेफ शेल्टर के लिए चुन लिया गया है। ये वो सुरक्षित जगह थी जहां चुनिंदा लोग इस तबाही से बच सकते थे। जब पड़ोसियों को यह बात पता चली तो उनके चेहरों पर मायूसी और नाराजगी साफ दिखने लगी। उनका मानना था कि जान सबकी कीमती है और सुरक्षा का हक सबको मिलना चाहिए। गुस्से और डर में वो सब जॉन का घर छोड़कर चले गए। अब वक्त बहुत कम था। जॉन और उसकी पत्नी ने बिना देर किए अपना जरूरी सामान पैक करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उन्हें अपनी जान बचाने के लिए उस अनजान शेल्टर की ओर निकलना था। अब कहानी में अफरा तफरी और बढ़ जाती है। जॉन अपनी पत्नी और बेटे को लेकर गाड़ी में बैठता है और वहां से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उनकी एक पड़ोसन भागती हुई गाड़ी के सामने आ खड़ी होती है। उसकी आंखों में बेबसी थी। वो जॉन से मिन्नतें करने लगती है कि कम से कम उसकी छोटी बेटी को अपने साथ ले जाए। जॉन का दिल पसीज तो रहा था, पर वो मजबूर था। उसे पता था कि वो चाहकर भी किसी और को साथ नहीं ले जा सकता। भारी मन से जॉन को वहां से गाड़ी आगे बढ़ानी पड़ी। जैसे तैसे वो लोग एयरपोर्ट पहुंचते हैं, जहां का नजारा किसी जंग के मैदान जैसा था। चारों तरफ कड़ी सिक्योरिटी और आर्मी का पहरा था। अंदर जाने की इजाजत सिर्फ उन्हीं लोगों को थी जिन्हें उस सुरक्षित शेल्टर के लिए चुना गया था। जॉन किसी तरह अपने परिवार के साथ अंदर तो पहुंच गया, पर तभी उसे एक बड़ा झटका लगता है। उसे याद आता है कि वो अपने बेटे की डायबिटीज की दवा यानी इंसुलिन गाड़ी में ही भूल आया है। बिना दवा के उसका बेटा खतरे में पड़ सकता था। जॉन अपनी पत्नी से कहता है कि तुम बेटे को लेकर प्लेन में बैठो, मैं बस अभी दवा लेकर आता हूँ। जॉन तेजी से गाड़ी की तरफ भागता है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी पत्नी अपने पति को छोड़कर प्लेन में नहीं बैठना चाहती थी। वो एक आर्मी ऑफिसर से गुहार लगाती है कि उनके पति दवा लेने गए हैं, तब तक उन्हें रुकने दिया जाए। पर यहीं उससे एक बहुत बड़ी चूक हो गई। दरअसल उस शेल्टर प्लेन में किसी भी बीमार इंसान या पेशेंट की एंट्री सख्त मना थी। जैसे ही ऑफिसर को पता चला कि बच्चा बीमार है, उसने फौरन उन दोनों को लाइन से अलग कर दिया और एयरपोर्ट के दूसरे हिस्से में ले गया। उधर जॉन अपनी जान हथेली पर रखकर दवा लेकर एयरपोर्ट वापस पहुंचता है, पर वहां उसे अपनी पत्नी और बेटा कहीं नजर नहीं आते। वो पागलों की तरह उन्हें ढूंढते हुए प्लेन के अंदर तक चला जाता है। हर चेहरे को गौर से देखता है, पर उसका परिवार वहां नहीं था। जॉन की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि तभी एक ऑफिसर की नजर उसके हाथ में मौजूद दवाइयों पर पड़ती है। ऑफिसर सख्ती से पूछता है, ये दवा किसके लिए है? जॉन सच बोल देता है कि ये उसके बेटे की दवा है। ऑफिसर उसे साफ शब्दों में बता देता है कि किसी भी मरीज के लिए प्लेन में कोई जगह नहीं है। जॉन को अब माजरा समझ आता है। उसकी पत्नी और बेटे को प्लेन में चढ़ने ही नहीं दिया गया। वो दोनों अब भी बाहर उसी भीड़ और तबाही के बीच कहीं फंसे हुए थे। जॉन बिना एक पल गवाए अब बाहर की तरफ भागने लगता है, लेकिन जॉन को बाहर जाने की इजाजत नहीं मिलती। उसे दो टूक शब्दों में कह दिया जाता है कि एक बार बोर्डिंग शुरू होने के बाद न तो कोई बाहर जा सकता है और न ही कोई अंदर आ सकता है। माहौल अब काबू से बाहर हो रहा था। एयरपोर्ट के बाहर का मंजर और भी खौफनाक था। हजारों की तादाद में लोग उग्र हो चुके थे और पागलों की तरह प्लेन की ओर दौड़ रहे थे। हर कोई बस किसी भी कीमत पर उस सुरक्षित जगह पहुंचना चाहता था। हालात संभालने के लिए आर्मी को गोलियां तक चलानी पड़ी, पर मौत के डर के आगे उस भीड़ को रोकना नामुमकिन था। तभी उस मच्छी भगदड़ के बीच एक बड़ा हादसा हो गया। पास खड़े एक फ्यूल टैंक से पेट्रोल बहने लगा और देखते ही देखते वहां भयानक आग लग गई। अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा प्लेन आग के शोलों में तब्दील हो गया। दूर खड़ी जॉन की पत्नी और उसका बेटा ये खौफनाक मंजर देख रहे थे। आग की लपटों को देखकर उनका दिल बैठ गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जॉन उस तबाही में जिंदा बचा भी होगा या नहीं। फिर भी हिम्मत जुटाकर उसकी पत्नी ने एक कागज के टुकड़े पर संदेश लिखा, मैं बेटे को लेकर अपनी माँ के घर जा रही हूँ। उसने उस चिट को अपनी गाड़ी के शीशे पर चिपका दिया और वहां से अपनी माँ के घर की तरफ निकल पड़ी। उधर जॉन, जो खुशनसीबी से उस धमाके में बच गया था, अपनी गाड़ी के पास पहुंचता है। जैसे ही उसकी नजर उस चिट पर पड़ती है, उसे एक उम्मीद की किरण दिखती है। वो समझ जाता है कि उसका परिवार सुरक्षित है और अपनी सास के घर की तरफ निकल चुका है। जॉन बिना वक्त बर्बाद किए उन्हें ढूंढने के लिए उसी रास्ते पर निकल पड़ता है। रास्ते में जॉन की पत्नी को एक शख्स मिलता है जो उन्हें लिफ्ट दे देता है।
गाड़ी में वो आदमी बातचीत शुरू करता है और पूछता है कि वो लोग इस तबाही के बीच कहाँ से आ रहे हैं। बातों बातों में जॉन की पत्नी बता देती है कि उन्हें शेल्टर के लिए चुना गया था, पर बेटे की डायबिटीज की वजह से उन्हें प्लेन में नहीं चढ़ने दिया गया और वो अपने पति से भी अलग हो गई हैं। जैसे ही उस आदमी ने सुना कि इस परिवार के पास शेल्टर के पास है, उसके इरादे बदलने लगे। वो जोर देने लगा कि उन्हें वापस एयरपोर्ट जाना चाहिए ताकि वो भी सुरक्षित जगह पहुंच सके। लेकिन जॉन की पत्नी साफ मना कर देती है कि वहां धमाका हो चुका है और अब वहां जाना खुदकुशी जैसा होगा। साथ ही उसे अपने बीमार बेटे की फिक्र सबसे ज्यादा थी, लेकिन उस आदमी के इरादे तो कुछ और ही थे। वो जॉन की पत्नी को जबरदस्ती गाड़ी से बाहर फेंक देता है और उसके मासूम बेटे को अगवा करके अकेले ही वहां से रफू चक्कर हो जाता है। दूसरी तरफ जॉन पागलों की तरह अपनी पत्नी और बेटे को ढूंढने में लगा था। तभी उसकी नजर आसमान पर पड़ती है, जहां से एक और जलता हुआ उल्कापिंड कॉमेट धरती की तरफ गिरता है। एक जोरदार धमाका होता है और पूरी जमीन हिल जाती है। ये तो बस शुरुआत थी। अब एक के बाद एक कई कॉमेट्स धरती पर गिरने वाले थे और उनमें से एक इतना विशाल था जो पूरी की पूरी मानव सभ्यता को हमेशा के लिए मिटा सकता था। जॉन अपनी तलाश जारी रखता है और उसे रास्ते में आर्मी का एक ट्रक मिलता है जो कनाडा की तरफ जा रहा था। जॉन की पत्नी के पिता भी कनाडा में ही रहते थे, तो उसे लगा कि शायद वहां कोई सुराग मिल जाए और वो उस ट्रक में सवार हो जाता है। ट्रक में उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो उसे एक बहुत बड़ा राज बताता है। पता चलता है कि आर्मी ने एक बेहद सुरक्षित जगह तैयार की है जिसे ग्रीनलैंड कहा जा रहा है, लेकिन वहां हर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। सरकार ने सिर्फ उन्हीं लोगों को चुना है जो इस तबाही के बाद नई दुनिया को फिर से बसाने में अपना योगदान दे सकें। असल में जॉन खुद एक काबिल आर्किटेक्ट था। यही वजह थी कि उसे और उसके परिवार को चुना गया था ताकि जब ये प्रलय खत्म हो तो वो अपनी इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन की कला से इंसानों के लिए फिर से घर और शहर बना सके। उस शेल्टर के लिए सिर्फ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और हुनरमंद लोगों को ही छांटा गया था ताकि भविष्य की बुनियाद रखी जा सके। लेकिन ट्रक में मौजूद एक और आदमी की नियत जॉन के रिस्ट बैंड पर टिक गई थी। ये बैंड कोई मामूली कड़ा नहीं था, बल्कि ग्रीनलैंड जाने का इकलौता पास था। वो आदमी जान गया था कि जॉन के पास सुनहरे भविष्य का टिकट है और वो उसे छीनने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। ट्रक में मौजूद वही लड़का जिससे जॉन की बात हुई थी अब जॉन की मदद करने की कोशिश करने लगता है ताकि उस लालची आदमी को रोका जा सके। लेकिन इस छीना झपट्टी में बात इतनी बिगड़ जाती है कि उस लड़के की जान चली जाती है। जॉन किसी तरह अपनी जान बचाकर उस ट्रक से बाहर निकलने में कामयाब होता है। दूसरी तरफ कहानी अब जॉन के बेटे पर मुड़ती है। वो आदमी जिसने जॉन की पत्नी को गाड़ी से बाहर फेंक दिया था, अब अपनी पत्नी के साथ मिलकर जॉन के मासूम बेटे को लेकर एयरपोर्ट पहुंच चुका था। उसके दिमाग में एक ही लालच था, बच्चे के हाथ में बंधा वो रिस्ट बैंड जो मौत के मुंह से निकलने का इकलौता जरिया था। वो एयरपोर्ट पर तैनात आर्मी ऑफिसर के सामने एक झूठी कहानी गढ़ता है। वो बच्चे के हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये देखिए मेरे बेटे के पास है। भीड़ और धक्का मुक्की में हम दोनों के रिस्ट बैंड कहीं गिर गए, बस इसका बच गया। ऑफिसर को एक पल के लिए उसकी बात पर यकीन भी आ जाता है, लेकिन तभी जॉन का बेटा अपनी खामोशी तोड़ता है। वो साफ कह देता है, मैं इन्हें नहीं जानता, ये मेरे मम्मी पापा नहीं है। बच्चे की बात सुनते ही ऑफिसर को सारा माजरा समझ आ गया। उसने फौरन उस आदमी से बच्चे को अपनी हिफाजत में ले लिया। किस्मत से जॉन की पत्नी भी उसी मेडिकल कैंप तक पहुंच जाती है जहां उसका बेटा था। उसे पता चलता है कि उसका बेटा सुरक्षित है और डॉक्टर्स ने उसे जरूरी इंसुलिन लगा दी है। अपने बेटे को सही सलामत देख उसकी जान में जान आती है। वहां मौजूद डॉक्टर उसे सलाह देती है कि यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है और उसे कनाडा की तरफ निकल जाना चाहिए। वो बताती है कि यहाँ से एक बस सीधे कनाडा के लिए निकल रही है। बिना एक पल की देरी किए वो अपने बेटे को गोद में उठाती है और उस बस में सवार होकर अपने पिता के घर यानी कनाडा की ओर निकल पड़ती है। उधर जॉन लंबी और मुश्किल मुसाफिरी के बाद आखिरकार अपनी सास के घर पहुंचता है। उसे उम्मीद थी कि उसका परिवार वहीं होगा, लेकिन घर का सन्नाटा उसे डरा देता है। वहां न उसकी पत्नी थी और न ही उसका बेटा। जॉन की उम्मीदें अब टूटने लगी थीं और वो गहरी निराशा में डूब गया। लेकिन तभी सन्नाटे को चीरती हुई उसके फोन की घंटी बजती है। स्क्रीन पर उसकी पत्नी का नाम चमक रहा था। फोन की दूसरी तरफ से उसकी पत्नी की आवाज आती है। वो बताती है कि वो बस कुछ ही देर में अपने पिता के घर पहुंचने वाली है। जॉन की जान में जान आती है। वो फौरन गाड़ी निकालता है और पागलों की तरह उस तरफ भागता है। जब वो अपनी पत्नी और बेटे को सही सलामत अपनी आंखों के सामने देखता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। पूरे सफर की थकान और डर जैसे एक पल में खत्म हो जाता है। घर पहुंचते ही जॉन अपनी पत्नी को पूरी गंभीरता से समझाता है कि वक्त हाथ से निकला जा रहा है। वो बताता है कि अंतरिक्ष से एक बहुत बड़ा उल्कापिंड धरती की तरफ बढ़ रहा है जो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। पहाड़ियों के बीच आर्मी ने एक बेहद सुरक्षित शेल्टर बनाया है जिसे ग्रीनलैंड कहा जाता है। हमें हर हाल में वहां पहुंचना होगा। जॉन की पत्नी अपने पिता से भी साथ चलने की मिन्नतें करती है, लेकिन वो मना कर देते हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। वो कहते हैं, अब इस उम्र में भागकर कहाँ जाऊंगा? मेरे सारे दोस्त, मेरी यादें सब यहीं हैं। मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें अपनों के बीच यहीं लेना चाहता हूँ। भारी मन से जॉन, उसकी पत्नी और बेटा गाड़ी में बैठते हैं और उस अनजान सुरक्षित ठिकाने की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते का मंजर किसी डरावने सपने जैसा था। आसमान से आग के गोले यानी उल्कापिंड के छोटे छोटे टुकड़े बारिश की तरह गिर रहे थे। हर तरफ तबाही थी, सड़कें टूट रही थीं और आग की लपटें आसमान छू रही थीं। जॉन को पता था कि अगर उन्हें बचना है तो आखिरी फ्लाइट छूटने से पहले एयरपोर्ट पहुंचना ही होगा। जद्दोजहद करते करते रात हो जाती है। जब वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो देखते हैं कि आखिरी प्लेन रनवे पर दौड़ने लगा है।
वो टेक ऑफ करने ही वाला था कि तभी जॉन एक बड़ा रिस्क लेता है। वो अपनी गाड़ी को सीधा रनवे पर प्लेन के सामने ले आता है। पायलट को मजबूरी में इमरजेंसी ब्रेक लगाने पड़ते हैं और वो गुस्से में बाहर निकल कर आता है। पायलट चिल्लाते हुए पूछता है, ये क्या पागलपन है, तुम क्या करना चाहते हो? जॉन बिना डरे आगे बढ़ता है और अपने हाथ में बंधे वो रिस्ट बैंड्स दिखाता है। वो बड़ी बेबाकी से कहता है कि उसे और उसके परिवार को इस मिशन के लिए चुना गया है और उन्हें भी ग्रीनलैंड जाने का पूरा हक है। पायलट उनकी आंखों में मौत का खौफ और जीने की उम्मीद देख लेता है और आखिरकार उन तीनों को प्लेन के अंदर आने की इजाजत दे देता है। कुछ ही पलों में प्लेन आसमान की गहराइयों को चीरते हुए ऊपर उठने लगता है। नीचे रह जाती है जलती हुई धरती और ऊपर होता है मौत से बचने का वो आखिरी सफर। जैसे जैसे प्लेन ग्रीनलैंड की ओर बढ़ रहा था, तभी आसमान में एक ऐसी रोशनी चमकती है जिसे देखकर रूह कांप जाए। धरती के इतिहास का सबसे विशाल उल्कापिंड यानी वो किलर कॉमेट जमीन से टकरा चुका था। उसकी टक्कर से पैदा हुई शॉक वेव्स इतनी खौफनाक थीं कि रास्ते में आने वाली हर चीज, पहाड़, समंदर और शहर एक पल में जलकर राख हो रहे थे। हालांकि प्लेन बादलों के काफी ऊपर उड़ रहा था, फिर भी उस धमाके का झटका इतना जोरदार था कि प्लेन का बैलेंस बिगड़ गया। अगले ही पल इंजन जवाब दे गए और प्लेन तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगा। किस्मत अच्छी थी कि क्रैश लैंडिंग के बावजूद किसी की जान नहीं गई। जब ये सब लड़खड़ाते हुए प्लेन के मलबे से बाहर निकले तो सामने का नजारा देखकर इनकी जान में जान आई। बर्फीले पहाड़ों के बीच आर्मी का वही गुप्त बेस था। लोग आखिरकार ग्रीनलैंड पहुंच चुके थे। आर्मी के जवान फौरन इन सबको पहाड़ों के अंदर बने उन विशाल बंकर्स की तरफ ले गए। जैसे ही आखिरी शख्स अंदर पहुंचा, बंकर के भारी दरवाजों को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। बंकर के अंदर से उन्हें बाहर हो रही तबाही की भयानक आवाजें सुनाई दे रही, मानो कोई दानव बाहर सब कुछ कुचल रहा हो। धीरे धीरे वो शोर थम गया और चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा छा गया। ये सन्नाटा कोई 1-2 दिन नहीं, बल्कि अगले 9 महीनों तक बरकरार रहा। आर्मी ने बंकर के अंदर सालों का राशन और जरूरत का हर सामान पहले से जमा कर रखा था, जिसकी वजह से ये लोग वहां सुरक्षित रहे। वक्त गुजरा और 9 महीने बाद अचानक उनके रेडियो सिग्नल्स पर कुछ हलचल हुई। सिग्नल एक्टिव हो चुका था। उन्हें समझ आ गया कि बाहर का वातावरण, जो धमाके के बाद इतना जहरीला हो गया था कि सांस लेना भी मुमकिन नहीं था, अब धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। भारी मन और थोड़ी उम्मीद के साथ जब बंकर का दरवाजा खोला गया तो नजारा दिल दहला देने वाला था। सिडनी, पेरिस, शिकागो, दुनिया के बड़े बड़े आलीशान शहर अब सिर्फ धूल और मलबे का ढेर बन चुके थे। लेकिन इस राख के बीच एक अच्छी खबर भी थी। रेडियो पर बातचीत से पता चला कि दुनिया खत्म तो हुई है, पर इंसानियत अब भी जिंदा है। अलग अलग देशों ने अपने लोगों के लिए इसी तरह के बंकर्स बनाए थे, जिनसे अब धीरे धीरे संपर्क हो रहा था। हजारों लोग अलग अलग कोनों में बच गए थे। अब चुनौती और भी बड़ी थी। इन बचे हुए लोगों को मिलकर एक बार फिर से इस उजड़ी हुई धरती को बसाना था। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं होने वाला था। बाहर की आबोहवा बदल चुकी थी। हर तरफ खतरनाक रेडिएशन फैला था। बाहर कदम रखने का मतलब था मौत को दावत देना। हालात की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने एक बार फिर बंकर का दरवाजा बंद कर लिया। अब उन्हें सही वक्त का इंतजार करना था, ताकि वो बाहर निकलकर एक नई दुनिया की नींव रख सकें। वक्त का पहिया घूमता है और देखते ही देखते 5 साल बीत जाते हैं। जॉन और उसका परिवार अब भी ग्रीनलैंड के उसी बंकर में कैद हैं। बाहर की दुनिया अब भी रहने लायक नहीं हुई थी, लेकिन जरूरत के सामान के लिए जॉन को कभी कभी एक खास प्रोटेक्टिव सूट पहनकर बाहर जाना पड़ता। रेडियो के जरिए वो बंकर के अंदर मौजूद टीम से लगातार संपर्क में रहता। एक दिन जॉन सामान की तलाश में समंदर के किनारे पहुंचता है। वहां दूर उसे एक विशाल जहाज खड़ा दिखाई देता है। उम्मीद के साथ वो जहाज के अंदर कदम तो रखता है, लेकिन वहां उसे सन्नाटे और मौत के सिवा कुछ नहीं मिलता। जहाज पर मौजूद लोग सालों पहले अपनी जान गंवा चुके थे। तभी उसकी नजर एक पुरानी डायरी पर पड़ती है, जिसके पन्नों के बीच एक सूखा हुआ फूल रखा था। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद जॉन ने पहली बार किसी असली फूल को छुआ था, क्योंकि उस प्रलय ने धरती से हरियाली का नामो निशान मिटा दिया था। तभी अचानक रेडियो पर एक घबराई हुई आवाज गूंजती है। उसे चेतावनी दी जाती है कि एक भयानक तूफान उसकी तरफ बढ़ रहा है। ये कोई मामूली तूफान नहीं था। इसकी हवाओं में इतना रेडिएशन था कि पल भर में किसी की भी जान ले ले। जॉन अपनी जान बचाने के लिए बंकर की तरफ भागता है। पीछे मौत का तूफान था और आगे जिंदगी की उम्मीद। तूफान उसे छूने ही वाला था कि ऐन वक्त पर वो बंकर के अंदर छलांग लगा देता है और भारी दरवाजे सील हो जाते हैं। अंदर पहुंचकर जॉन अपनी पत्नी को वो फूल देता है। उस सूखे हुए फूल को देखकर उसकी पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। 5 साल बाद जिंदगी का एक छोटा सा एहसास उनके हाथ में था। उनका बेटा भी अब बड़ा हो चुका था और बाहर की दुनिया देखने की जिद करने लगा था, पर जॉन उसे सख्ती से मना कर देता। वो जानता था कि बाहर कदम रखने का मतलब सिर्फ और सिर्फ मौत है। अभी ये लोग आगे की रणनीति बना ही रहे थे कि तभी जमीन तेजी से हिलने लगी। एक बहुत बड़ा भूकंप। झटके इतने तेज थे कि बंकर की छतें टूटकर गिरने लगीं। अंदर भगदड़ मच गई। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए मेन गेट की तरफ भाग रहा था, जहां भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। जॉन को एक गुप्त रास्ते का पता था। वो अपनी पत्नी और बेटे का हाथ पकड़कर उस रास्ते से सुरक्षित बाहर निकल आता है। बाहर का मंजर और भी डरावना था। लोगों के पास मास्क नहीं थे। रेडिएशन सीधे उन पर वार कर रहा था। सबके सब समंदर के किनारे खड़ी उन सेफ बोट्स की तरफ भाग रहे थे, जो आखिरी उम्मीद थी। अफरा तफरी के बीच जॉन देखता है कि कुछ लोग उसके दोस्त का मास्क छीनने की कोशिश कर रहे हैं। जॉन फौरन वहां पहुंचता है और अपने दोस्त को बचाता है, लेकिन इसी छीना झपट्टी में उसका खुद का मास्क कहीं खो जाता है। किसी तरह गिरते पड़ते वो लोग आखिरी बची हुई सेफ्टी बोट तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो अंदर कदम रखते हैं, पीछे से चिल्लाने की आवाजें आती हैं, दरवाजा बंद करो वरना हम सब मारे जाएंगे। मजबूरी में बोट के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं।
बाहर सैकड़ों लोग चीख रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि बाहर रहने का मतलब है तबाही। तभी समंदर में एक दैत्य जैसा तूफान उठा। पहाड़ों जैसी ऊंची लहरें पल भर में किनारे तक पहुंच गईं और वहां मौजूद हर चीज को बहा ले गईं। जॉन और उसका परिवार जिस बोट में थे वो लहरों के थपेड़ों से खिलौने की तरह टकरा रही थी। ये बोट खास तौर पर इन्हीं हालातों के लिए बनी थी, इसलिए वो सुरक्षित रहे। कुछ देर बाद लहरें शांत हुईं और बोट एक स्थिर जगह पर पहुंच गई। सबने राहत की सांस तो ली, लेकिन जॉन की आंखों में अब भी फिक्र थी। उसे पता था कि भले ही वो इस तूफान से बच निकले हों, लेकिन असली खतरा अब भी टला नहीं है। अब समंदर का मिजाज और भी बिगड़ने लगा था। किसी भी वक्त सुनामी की ऊंची लहरें इन्हें निगल सकती थीं। जॉन और उसका परिवार जल्द से जल्द लंदन पहुंचना चाहते थे, लेकिन पानी के इस असीमित विस्तार में उन्हें रास्ता नहीं पता था। पूरा दिन उनकी सेफ्टी बोट लहरों से टकराती रही कि तभी एक और मुसीबत आ गई। बोट का इंजन पूरी तरह जवाब दे गया। अब वे सिर्फ हवा के रुख और अपनी किस्मत के भरोसे आगे बढ़ रहे थे। रात के सन्नाटे में जॉन का बेटा आसमान की तरफ देखता है। वहां अब भी टूटे हुए कमेट्स के टुकड़े चमक रहे थे, जो अब भी धरती की कक्षा में ही चक्कर लगा रहे थे। इसका साफ मतलब था कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। धरती अब भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं थी और आसमान से मौत कभी भी बरस सकती थी। इसी तरह 2 दिनों तक समंदर की लहरों पर भटकने के बाद आखिरकार उनकी बोट एक किनारे से टकराई। लेकिन जब जॉन ने नजरें उठाकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लंदन शहर था, जो अब शहर नहीं बल्कि एक कब्रिस्तान बन चुका था। पूरा लंदन पानी में समा चुका था। बस ऊंची इमारतों के ऊपरी हिस्से मलबे की तरह बाहर दिख रहे थे। वे लोग खाने पीने की तलाश में आगे बढ़ते हैं, तभी उन्हें वहां लोगों की हलचल दिखती है। जॉन समझ जाता है कि यहाँ भी ग्रीनलैंड जैसा ही कोई सुरक्षित बंकर जरूर होगा, जहां लोग जिंदा बचे हैं। वहां आर्मी का सख्त पहरा था। जॉन की पत्नी हिम्मत जुटाकर आर्मी ऑफिसर्स के पास जाती है और उनसे अंदर आने की मिन्नतें करती है। उसके पास ग्रीनलैंड बंकर का पुराना पास तो था, लेकिन जॉन और उसके बेटे के पास कोई पहचान पत्र नहीं बचा था। नियमों की सख्ती इतनी थी कि आर्मी ने उन्हें अंदर आने से साफ मना कर दिया। वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा थी, जो चीख चीख कर अंदर जाने की गुहार लगा रहे थे। इसी बीच जॉन का डॉक्टर दोस्त पागलों की तरह चिल्लाने लगता है, मैं एक डॉक्टर हूं, मेरा अंदर जाना जरूरी है, मुझे हक है। लेकिन बदकिस्मती से उसका डॉक्टर वाला बैज कहीं खो गया था। उसकी आवाज और बढ़ता हुआ शोर सुनकर एक सोल्जर अपना आपा खो देता है और सीधे उसे गोली मार देता है। जॉन का दोस्त वहीं ढेर हो जाता है। तभी आसमान का रंग फिर से बदलने लगा और एक भयानक तूफान ने दस्तक दी। चारों तरफ धूल और बर्बादी का मंजर छा गया। जॉन अपने परिवार को लेकर वहां से भागता है। तभी सामने से एक गाड़ी आती दिखती है। जॉन उसे हाथ देकर रोकता है और लिफ्ट मांगता है। वो अजनबी उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाता है और तेजी से उस तूफान को पीछे छोड़ते हुए एक सुरक्षित ठिकाने की ओर निकल पड़ता है। गाड़ी तेजी से भाग रही थी कि तभी जॉन की नजर आसमान पर पड़ती है। तबाही का मंजर एक बार फिर लौट आया था। अनगिनत जलते हुए कमेट्स सीधा उन्हीं की दिशा में गिर रहे थे। जॉन जोर से चिल्लाता है, सब अपनी जगह मजबूती से पकड़ लो, पेड़ों को कसकर थाम लो। आग के वो गोले उनके बिल्कुल करीब से गुजरते हैं, जिससे पूरा इलाका दहल उठता है। लेकिन तभी एक छोटा सा कॉमेट सीधा उस आदमी की गाड़ी के पास जा गिरता है जिसने इन्हें लिफ्ट दी थी। वो बेचारा मौके पर ही दम तोड़ देता है। अब जॉन, उसका परिवार और उनके साथ मौजूद एक महिला डॉक्टर अकेले रह गए थे। किसी तरह बचते बचाते वे सब लंदन शहर के उस इलाके में पहुंचते हैं जहां जॉन की पत्नी की आंट का घर था। खुशकिस्मती से वो अब भी जिंदा थीं। उनके घर में एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम लगा था, जिसकी वजह से वहां की हवा साफ थी और वो जगह सुरक्षित थी। वहां और भी कई लोग पनाह लिए हुए थे। अपनी आंट को सही सलामत देखकर जॉन की पत्नी की जान में जान आती है और उस रात काफी समय बाद उन सबको सुकून की नींद आती है। लेकिन रात के सन्नाटे में जॉन की तेज खांसी इस सुकून को तोड़ देती है। उसकी पत्नी घबराकर उसके पास आती है। जॉन भारी मन से उसे एक कड़वी सच्चाई बताता है, मेरे शरीर में रेडिएशन फैल चुका है, मुझे पता है मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। जॉन नहीं चाहता था कि उसके जाने के बाद उसका परिवार बेसहारा हो जाए। उसने एक प्लान बनाया। उसकी एक थ्योरी थी कि जहां सबसे पहला क्लार्क कॉमेट टकराया था, वहां अब हालात बदल चुके होंगे। जॉन का मानना था कि उस टक्कर वाली जगह पर अब हरियाली लौट आई होगी और वहां पीने का साफ पानी भी मिल जाएगा। वो जगह जीने के लिए सबसे सुरक्षित होगी। अगली सुबह वे सब फिर से एक नए सफर पर निकलने की तैयारी करते हैं। विदा लेते समय आंट जॉन को एक पिस्तौल देती हैं ताकि वो रास्ते में अपने परिवार की हिफाजत कर सके। पूरा दिन वे गाड़ी से आगे बढ़ते रहे। रास्ता सुनसान था और सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा गहराया, अचानक 2 लुटेरों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। जॉन ने मुकाबला करने की कोशिश तो की, पर इस खूनी झड़प में उनके साथ जो महिला डॉक्टर थी, उसकी जान चली जाती है। अब जॉन और उसका परिवार एक बार फिर मौत के साए में अकेले रह गए थे। खतरनाक हमला हुआ था और अब जॉन अपनी गाड़ी से बाहर निकला। उसने बिना देर किए अपनी गन तानी और गोली चलाकर एक लुटेरे को वहीं ढेर कर दिया। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। उस लुटेरे का साथी कहीं छिप गया। जॉन ने दोबारा निशाना साधना चाहा, पर तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी गन खाली हो चुकी है। गोलियां खत्म थीं। जॉन सन्न रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। मौत सामने खड़ी थी, पर इससे पहले कि वो दूसरा लुटेरा ट्रिगर दबाता, जॉन की वाइफ पीछे से आई और उसने सीधे लुटेरे पर गोली चला दी। हुआ यह था कि जिस लुटेरे को जॉन ने मारा था, तभी जॉन की वाइफ ने फुर्ती से उसकी गन उठा ली थी। खैर, इस अफरा तफरी में उन्होंने डॉक्टर को खो दिया था। उन्होंने भारी मन से डॉक्टर को वहीं दफनाया और फिर से अपने सफर पर निकल पड़े। कई घंटों तक वो सुनसान और वीरान सड़कों पर गाड़ी चलाते रहे। आखिरकार वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पहले से बहुत सारी गाड़ियां रुकी हुई थीं।
जॉन और उसका परिवार बाहर आए, पर सामने का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। वहां की जमीन पूरी तरह फट चुकी थी। बीच में एक बेहद गहरी और खौफनाक खाई बन गई थी, जिसे पार करने का सिर्फ एक ही जरिया था, एक पतली सी रस्सी का सहारा। वहां और भी लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। जॉन ने हिम्मत जुटाई और अपने परिवार के साथ उस रस्सी के सहारे खाई पार करने की कोशिश शुरू की। तभी अचानक मौसम बदला और तेज हवाएं चलने लगीं। हवा का दबाव इतना था कि उन सबका बैलेंस बिगड़ने लगा। पैर डगमगा रहे थे और नीचे गहरी मौत थी। पर किसी तरह अपनी जान हथेली पर रखकर वो उस पतली रस्सी के पुल से खाई के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच गए। अब वहां से आगे जाने के लिए 2 लोहे की सीढ़ियां लगी थीं। रास्ता और भी मुश्किल हो गया था। अब उन्हें इन सीढ़ियों पर रेंगते हुए आगे बढ़ना था। कई लोग उन सीढ़ियों पर रेंगकर पार होने की कोशिश करने लगे कि तभी अचानक धरती फिर से कांपने लगी। एक जोरदार झटका लगा और पीछे बंधी वो रस्सी टूट गई। देखते ही देखते कई लोग सीधे उस गहरी खाई में जा गिरे। चीख पुकार मच गई। अगले ही पल उन 2 सीढ़ियों में से एक सीढ़ी भी अपना बैलेंस खो बैठी और नीचे गिर गई। उस गिरती हुई सीढ़ी पर एक आदमी था, जिसने अपनी आखिरी जान लगाकर छलांग लगाई और जॉन वाली सीढ़ी को पकड़ लिया। जॉन ने देखा कि उसका बेटा बुरी तरह घबरा गया है और उसका बैलेंस बिगड़ रहा है। जॉन ने फौरन अपने बेटे को मजबूती से थाम लिया। डर और मौत के उस मंजर के बीच जॉन की हिम्मत रंग लाई और वो अपने परिवार को लेकर उस गहरी खाई को पार करने में कामयाब रहा। उस भयानक खाई को पार करने में सिर्फ जॉन, उसकी वाइफ और उसका बेटा ही कामयाब हो पाए। बाकी सब पीछे छूट गए। उन तीनों ने खुद को संभाला और उस लोकेशन की तरफ बढ़ चले जहां दुनिया का सबसे पहला कॉमेट गिरा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, मंजर बदलने लगा। चारों तरफ की जमीन जली हुई थी और राख उड़ रही थी। जॉन समझ गया कि वो अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब है, लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था कि वहां हरियाली और शांति होगी, वैसा कुछ भी नहीं था। तभी अचानक उनके सामने एक अनजान आदमी आकर खड़ा हो गया, जिसके हाथ में एक राइफल थी। जॉन ने बिना डरे उसे बताया कि वो यहाँ क्यों आए हैं। उस आदमी ने उनकी बात सुनी और उन्हें अपने घर ले आया। वहां उसने जॉन के परिवार को खाना और पीने के लिए साफ पानी दिया। बातचीत के दौरान उस आदमी ने एक बड़ा खुलासा किया। उसने बताया कि जिस जगह की तलाश में जॉन यहाँ आया है, वो वाकई में मौजूद है और उसे क्रिएटर कहा जाता है, लेकिन वहां पहुंचना किसी सुसाइड मिशन से कम नहीं था। उसने समझाया कि आसपास कई ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं और जमीन के रास्ते जाना नामुमकिन है। फिर उस आदमी ने एक मैप निकाला और कहा, मेरे पास वहां पहुंचने का एक रास्ता है और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें मेरी बेटी को भी अपने साथ ले जाना होगा। जॉन मान गया। उस आदमी ने जॉन को एक पुरानी फोटो दी, जिसमें वो खुद एक दूसरे शख्स के साथ खड़ा था। उसने जॉन को हिदायत दी कि आगे एक चेक पोस्ट आएगी, वहां के सोल्जर को यह फोटो दिखा देना, वो तुम्हें आगे जाने देगा। जॉन ने उसका शुक्रिया अदा किया। उस आदमी ने उसे इमोशनल होकर कहा कि उसकी बेटी का ख्याल रखना। जॉन ने भी उस आदमी को वादा दिया कि वो हमेशा उसकी बेटी का ख्याल रखेगा। फिर जॉन और उसका परिवार उस लड़की को साथ लेकर फिर से अपने सफर पर निकल गया। काफी देर तक ड्राइव करने के बाद एक जगह उनकी गाड़ी को सोल्जर्स ने घेर लिया। एक सोल्जर ने सख्ती से पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो? आगे बारूदी सुरंगें बिछी हैं और जंग चल रही है, तुम आगे नहीं जा सकते। तभी उनके साथ आई उस लड़की ने हिम्मत दिखाई। उसने फ्रेंच भाषा में उस सोल्जर से बात की और बताया कि उसके पिता कमांडर टॉम के जिगरी दोस्त हैं। दरअसल उस फोटो में जो दूसरा शख्स था, वो और कोई नहीं बल्कि उसी इलाके का कमांडर था। कमांडर टॉम का नाम सुनते ही सोल्जर का रवैया बदल गया। उसने साफ कह दिया कि आगे जंग छिड़ी हुई है और वो उन्हें यूं ही अकेला नहीं छोड़ सकता। वो खुद उन्हें अपनी सुरक्षा में आगे ले जाने का फैसला करता है। अगले ही पल उनकी गाड़ी वॉर जोन के बीचों बीच थी। चारों तरफ से गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दे रही थी और बमों के धमाके हो रहे थे। पूरी रात मौत के साए में सफर करने के बाद आखिरकार वो उस इलाके को पार कर गए और एक मिलिट्री कैंप तक पहुंचने में कामयाब रहे। यहीं उन्हें कमांडर टॉम से मिलना था, लेकिन वहां पहुंचते ही एक बुरी खबर मिली। कैंप के ऑफिसर ने बताया कि सिर्फ एक रात पहले ही कमांडर टॉम की मौत हो चुकी है। ऑफिसर ने उन्हें फौरन वहां से वापस लौट जाने को कहा, पर जॉन अब पीछे नहीं हट सकता था। उसके दिमाग में सिर्फ क्रिएटर बसा था, वो जगह जहां हरियाली थी, साफ पानी था और ताजा हवा थी। जब ऑफिसर ने उसे वहां जाने के खतरों के बारे में आगाह किया, तो जॉन ने अपनी शर्ट हटाकर एक कड़वा सच दिखाया। उसने बताया कि उसके शरीर में रेडिएशन फैल चुका है और उसके पास अब बहुत कम वक्त बचा है। वो बस मरने से पहले अपने परिवार को एक सुरक्षित ठिकाने पर छोड़ देना चाहता था। जॉन की बेबसी और हिम्मत देखकर ऑफिसर का दिल पिघल गया। उसने एक बस की तरफ इशारा किया और कहा, ये बस क्रिएटर की तरफ ही जा रही है, इसमें बैठ जाओ। जॉन, उसका परिवार और वो लड़की बस में सवार हो गए। कई घंटों तक बस वीरान रास्तों पर चलती रही। जॉन की आंखों में एक उम्मीद थी कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हुआ। 2 लुटेरों ने बस को घेर लिया और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उनमें से एक लुटेरा हाथ में हथियार लिए बस के अंदर दाखिल हुआ और सबको नीचे उतरने की धमकी देने लगा। जॉन जानता था कि अगर ये बस उनके हाथ से निकल गई तो वो कभी क्रिएटर नहीं पहुंच पाएगा। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी और वक्त रेत की तरह हाथ से फिसल रहा था। अचानक जॉन ने अपनी बची कुची ताकत जुटाई और उस लुटेरे पर झपटा मार दिया। जॉन को लड़ता देख बाहर खड़े लोगों में भी जान आ गई। उन्होंने मिलकर बाहर वाले लुटेरे को घेर लिया और उसे खत्म कर दिया। तभी बस के अंदर से 2 गोलियां चलने की आवाज आई। सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद जॉन लड़खड़ाते हुए बस से बाहर निकला। अंदर वाला लुटेरा तो मारा गया था, लेकिन इस जंग की एक बड़ी कीमत जॉन को चुकानी पड़ी। एक गोली सीधे जॉन को लगी थी और वो बुरी तरह जख्मी हो चुका था। जॉन की हालत तेजी से बिगड़ रही थी। उसने लड़खड़ाती आवाज में अपनी वाइफ से कहा, बिना रुके बस क्रिएटर की तरफ चलो। उसकी वाइफ ने फौरन स्टीयरिंग संभाला और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी।
सब के सब गाड़ी में बैठ गए। उम्मीद और डर का एक आखिरी सफर शुरू हुआ। कुछ ही देर बाद वे उस इलाके में पहुंचे जहां उनके नक्शे के मुताबिक वो क्रिएटर था। ये वही पॉइंट था जहां दुनिया का सबसे पहला कॉमेट गिरा था। गाड़ी अब आगे नहीं जा सकती थी, इसलिए वे पैदल ही ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, उनकी आंखों के सामने एक ऐसा नजारा था जिस पर यकीन करना मुश्किल था। वहां सच में एक बहुत बड़ी और खूबसूरत वैली थी, जहां चारों तरफ हरियाली फैली थी और बीच में साफ पानी की एक शांत झील थी। विनाश की इस दुनिया में ये किसी खूबसूरत सपने जैसा था। जॉन के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। वो खुश था कि मरते मरते ही सही उसने अपने परिवार और उस मासूम लड़की को एक ऐसी जगह पहुंचा दिया था जहां वे अपनी जिंदगी चैन से गुजार पाएंगे। लेकिन जॉन के शरीर ने अब उसका साथ छोड़ दिया था। वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया और वहीं जमीन पर गिर पड़ा। जॉन की मृत्यु हो गई, पर उसने अपना वादा पूरा किया था। अपनी आखिरी सांस लेने से पहले जॉन ने अपने परिवार को मौत के मुंह से निकालकर एक नई जिंदगी दे दी थी। इसी भावुक सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? जॉन के इस बलिदान के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।